नमस्कार। आज लेकर आया हूँ धनंजय कृत 10 रूपक, जिसके प्रथम प्रकाश में की कारिका नंबर 23वीं है। आइए देखते हैं। अंतर एकार्थ संबंध संधि एक अन्वये सति मुख प्रतिमुख गर्भ सा औमर्ष उपसंहृति। प्रथम पंक्ति में संधि किसको कहते हैं बताया गया है और द्वितीय पंक्ति में संधि के 5 भेद बताए गए हैं। संधि किसको कहते हैं? आपने संधि के विषय में आपने हिंदी व्याकरण में संधि सुना होगा, उसका मतलब होता है मेल। आपने इतिहास में दो राजाओं के बीच संधि सुना होगा, उसका मतलब भी होता है मेल। तो यहाँ पर भी जो संधि है उसका अर्थ भी मेल ही है, पर यहाँ पर जो है थोड़ा सा नाट्य के प्रकरण को, नाट्य के अंश को ध्यान में रखकर संधि किसको कहते हैं बताया गया। आइए देखते हैं। जहां पर अंतर एकार्थ संबंध है, संधि एक अन्वय सति, एक प्रयोजन से अन्वित होने पर, एक अन्वय सति एक प्रयोजन के अन्वित होने पर, यानी कि एक प्रयोजन खत्म हो जाने पर, अंतर एकार्थ संबंध दूसरे प्रयोजन के साथ संबंध जहां पर होता है, एक प्रयोजन के समाप्त होने पर दूसरे प्रयोजन के साथ संबंध को संधि कहते हैं। आपको यहाँ पर संधि किसको कहते हैं बताया गया है। एक अन्वय सति एक प्रयोजन के संपन्न होने पर, अंतर माने दूसरे, एकार्थ संबंध एक दूसरे अवान्तर प्रयोजन के साथ संबंध को संधि कहते हैं। दो प्रयोजनों के बीच जो संबंध है उसको संधि कहा गया है। तो संधि 5 है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, औमर्ष और उपसंहृति। तो दूसरी पंक्ति में 5 संधियों के विषय में बताया गया है। 23वीं कारिका में संधि किसको कहते हैं और 5 संधियों के नाम बताए गए हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो यहाँ पर आप हिंदी में लिखे हुए को भली भांति पढ़ सकते हैं। एक अन्वय के समाप्त होने पर, अवान्तर अन्वय या प्रयोजन से संबंध को संधि कहते हैं। संधि 5 है, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, औमर्ष संधि और उपसंहृति संधि। आगे देखते हैं। देखिएगा, हमने क्या बोला कि मुख संधि है फर्स्ट में, पहला मुख संधि है। तो यहाँ पर 24वीं कारिका में मुख संधि किसको कहते हैं उसके विषय में बताया गया। मुखम बीज समुत्पत्ति नाना अर्थ रस संभवा अंगानि द्वादश तस्य बीज आरंभ समन्वयात। तो क्या कह रहे हैं, मुखम, मुख संधि किसको कहते हैं? प्रथम 5 संधियों में से प्रथम संधि है मुख संधि। मुख संधि कहते हैं बीज समुत्पत्ति, बीज समुत्पत्ति, नाना अर्थ है, नाना अर्थ और नाना रसों को संभव बने उत्पन्न करने वाली। नाना मने अनेक, अर्थ मने अर्थ या प्रयोजन, नाना मने अनेक प्रयोजनों को और अनेक रसों को संभव मने उत्पन्न करने वाली बीज समुत्पत्ति, बीज उत्पत्ति, समुत्पत्ति बीज की उत्पत्ति को मुख संधि कहते हैं। जहां पर नाना अर्थ यानी कि नाना अर्थ, अनेक अर्थों को या अनेक प्रयोजनों को, अनेक रसों को उत्पन्न करने वाली बीज उत्पत्ति पाई जाती है, वहां पर मुख संधि होती है। तो मुख संधि के अंगानी द्वादश है। मुख संधि के 12 अंग हैं। अंगानी अंग, द्वादश है माने 12 अंग हैं। अभी हम आपको 12 अंग कौन से हैं वो भी बताएंगे। तो मुख संधि के कितने अंग हैं? 12 अंग हैं। आगे देखते हैं, बीज आरंभ समन्वयात। तो ये जो मुख संधि है बीज और आरंभ के समन्वय से बनती है। यानी कि बीज क्या है? बीज है प्रथम अर्थ प्रकृति, आरंभ क्या है? प्रथम कार्य अवस्था। आपको 5 कार्य अवस्थाएं, 5 अर्थ प्रकृतियों के मेल से 5 संधियां बनती हैं। ये एक टेबल के द्वारा बता दी गई हैं और आपको समझना होगा। आप 5 अर्थ प्रकृतियां लिखेंगे, दूसरी लाइन में 5
पहले 5 अर्थ प्रकृतियां, दूसरी लाइन में 5 कार्यावस्थाएं, उनको जोड़ करके 5 संधियां बनती हैं। तो 5 अर्थ प्रकृतियां आपको याद होनी चाहिए, 5 कार्यावस्थाएं आपको याद होनी चाहिए, 5 संधियां आपको याद होना चाहिए। और आपको ये दूसरी लाइन तभी समझ में आएगी, बीज और आरंभ के समन्वय से मुख संधि होती है। यानी कि मुख संधि कैसे बनती है, एक बीज धन आरंभ, बीज और आरंभ के योग से मुख संधि बनती है। तो कारिका का नंबर 24 में बताया गया है कि मुख संधि किसे कहते हैं। मुख संधि कहते हैं नाना रसों को, नाना अर्थों को उत्पन्न करने वाली बीज उत्पत्ति को मुख संधि कहते हैं। मुख संधि के 12 अंग हैं। यह मुख संधि बीज और आरंभ के समन्वय से होती है या बीज और आरंभ के योग से बनती है। पुनः बोल रहा हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आए एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा जरूर। आगे देखते हैं। अभी हमने देखा कि मुख संधि के 12 अंग हैं, तो उन 12 अंगों को यहां पर देखा जा सकता है। उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम युक्ति प्राप्ति समाधानम विधानम परिभावना उद्भेद भेद करणानि अन्वर्थानि अथ लक्षणम। तो यहाँ पर 12 जो हैं मुख संधि के अंग बताए गए हैं, मैंने क्रमशः हिंदी में यहाँ पर लिखे हैं, देखिएगा। उपसेप, परिकर, परिन्यास, विलोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, भेद और करण। यहां तक जो हैं 12 मुख संधि के अंग हैं। तो 5 संधियां होती हैं, उनमें से प्रथम संधि मुख संधि है, उसके 12 अंग हैं, ये हम जान चुके हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रतिमुख संधि है। लक्ष्य अलक्ष्य तयो उद्भेदः तस्य प्रतिमुखम भवेत् बिंदु पर्यतनाद अनुगमाद अंगस्य त्रयोदशः। क्या लक्ष्य अलक्ष्य तयो उद्भेदः तस्य प्रतिमुखम भवत्। प्रतिमुख संधि, मुख के बाद दूसरा जो संधि है प्रतिमुख संधि है। आइए देखते हैं प्रतिमुख संधि किसको कहते हैं। बताया गया है लक्ष्य, लक्ष्य मैंने दिखाई देना, उस बीज का, जो बीज बोला था हमने, उस बीज का कुछ दिखाई देना और नहीं दिखाई देना। उस बीज का कुछ भाग दिखाई देता है और कुछ भाग नहीं दिखाई देता है। लक्ष्य अलक्ष्य, उस बीज का लक्ष्य और अलक्ष्य का जब उद्भेद होता है, उस बीज का कुछ लक्ष्य कुछ अलक्ष्य रूप में जब उद्भेद होता है, उद्भेद मैंने प्रकट होता है, तो उसको प्रतिमुख संधि कहते हैं। उद्भेद, लक्ष्य अलक्ष्य, लक्ष्य मैंने दिखाई देना, अलक्ष्य मैंने नहीं दिखाई देना, उसका जब उद्भेद होता है उसको प्रतिमुख संधि कहते हैं। किसका? बीज का। उस बीज का कुछ दिखाई देना कुछ नहीं दिखाई देना, उसका जब उद्भेद होता है तो उसको प्रतिमुख संधि कहते हैं। पढ़ना जरूरी है, लक्ष्य अलक्ष्य उद्भेद प्रतिमुख, बस। उस बीज का कुछ लक्ष्य कुछ अलक्ष्य भाग का उद्भेद जहां पर होता है वहां पर प्रतिमुख संधि होता है। अच्छा, प्रतिमुख संधि बिंदु प्रयत्न अनुगमाद, बिंदु और प्रयत्न के मेल से ये बनता है। आपको फिर से वही टेबल में जाना है। तो दूसरा नंबर का अर्थ प्रकृति है बिंदु, दूसरे नंबर का कार्यावस्था है प्रयत्न, उन दोनों के मेल से प्रतिमुख संधि बनती है। अंग 80 त्रयोदश, इसके 13 अंग हैं, यानी कि प्रतिमुख संधि के 13 अंग हैं। अंगस्य अंगानि 80, अंगानि 80 त्रयोदश, इसके 13 अंग हैं। किसके? प्रतिमुख के। मुख के कितने अंग थे? 12 अंग थे। चलिए, उस बीज का कुछ लक्ष्य रूप में कुछ अलक्ष्य रूप में जब उद्भेद होता है तो प्रतिमुख संधि होती है। वह प्रतिमुख संधि बिंदु और प्रयत्न के मेल से बनती है और उस प्रतिमुख संधि के 13 अंग हैं। अब देखेंगे हम कि वो प्रतिमुख संधि के 13 अंग कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। आपको पढ़ना आना चाहिए और हमने हिंदी में भी आराम से
बड़ी शुद्धता के साथ लिखा है, आप देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। 13 अंग प्रतिमुख संधि के क्या है? विलासः परिसर्पः च विधृतं समनर्मणि नर्मद्युति प्रगमन निरोध पर्युपासनम वज्रम पुष्पम उपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि। तो आप 13 प्रतिमुख संधि के 13 अंग देख सकते हैं यहाँ पर। विलास, परिसर्प, विधृत, सम, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, वज्र, पुष्प, उपन्यास और वर्णसंहार। तो ये प्रतिमुख संधि के 13 अंग हैं। अभी तक आपने देखा कि संधि किसको कहते हैं, संधि कौन कौन से कितने हैं, मुख संधि क्या है, प्रतिमुख संधि क्या है। आइए देखते हैं अगला। अब किसका नंबर है? गर्भ। तीसरे नंबर की संधि का नाम है गर्भ। गर्भ तु दृष्टः नष्टस्य बीजस्य अन्वेषणं मुहुः 12 अंगा पताका नवाशात प्राप्ति संभव। गर्भ संधि किसको कहते हैं? गर्भ संधि कहते हैं दृष्ट हो, दिखाई देना, नष्ट माने नष्ट हो जाना, पहले दिखाई देता है फिर खो जाता है। ऐसे बीज का अन्वेषण माने अन्वेषण करना, मुह माने बार बार, ऐसे बीज का बार बार अन्वेषण, ऐसा बीज जो दिखाई तो दिया फिर नष्ट हो गया, ऐसे बीज का मुंह माने बार बार अन्वेषण करना गर्भ संधि कहलाती है। दिखाई देना, दिखाई देकर नष्ट हो जाना, ऐसे बीज का मुंह माने बार बार अन्वेषण करना गर्भ संधि कहलाता है। गर्भ 12 अंगा, 12 अंग हो, गर्भ संधि के 12 अंग हैं। पुनः आपको हम गर्भ संधि के 12 अंग कौन कौन से हैं वो बताएंगे। अच्छा ठीक है। अब पताका 7वां, पताका बीज बिंदु पताका, तीसरे नंबर की कार्यावस्था है पताका। 7 9वां पताका इसमें हो भी सकता है, 7 माने हो सकता है, 9वां नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पताका 7 9वां पताका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 7 प्राप्ति संभव हो, प्राप्ति संभव, प्राप्ति आशा जिसको कहते हैं। हाँ, आरंभ यत्न प्राप्ति आशा, तीसरे नंबर का क्या था? प्राप्ति आशा था, तो प्राप्ति आशा होना जरूरी है। तो कहने का मतलब गर्भ संधि जो है पताका और प्राप्ति आशा के मेल से बनती है। गर्भ संधि किसके मेल से? पताका और प्राप्ति संभव, प्राप्ति आशा के योग से बनती है। ध्यान रहे पताका हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी आवश्यक नहीं है, लेकिन प्राप्ति आशा का होना आवश्यक है। पुनः एक बार, बीज का कुछ भाग दिखाई देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे बीज का बार बार अन्वेषण करना गर्भ संधि कहलाती है। गर्भ संधि के 12 अंग हैं। यह गर्भ संधि पताका और प्राप्ति आशा के योग से बनती है। ध्यान रहे पताका 7 पताका हो भी सकती है, 9वां नहीं भी हो सकती है। अगर आपको थोड़ी बहुत और जानकारी लेनी है तो आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ आ जाए, तभी जाकर के आप अगली स्लाइड में जाएंगे। अभी अभी देखा आपने कि हमने गर्भ संधि पढ़ी, तो उसके 12 अंग हैं, ऐसा भी हमने पढ़ा वहां पर। 12 अंग पढ़े, तो 12 अंग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। अभूताहरणम मार्गो रूप उदाहरणे क्रमः संग्रह च अनुमानम च तोटक अधिबले तथा उद्वेग संभ्रम आक्षेपा लक्षणम च प्रणीयते। तो देखिएगा, अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्वेग, संभ्रम, आक्षेप, ये जो हैं आक्षेप तक
12 अंग बताए गए हैं। लक्षणम च प्रणीयते, अब इनका लक्षण बताया जाएगा, इन 12 का लक्षण बताया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो हमने 3 संधियां पढ़ दी, मुख, प्रतिमुख और गर्भ। आइए देखते हैं अगला जो है औमर्ष या विमर्श संधि के विषय में बताया गया है। क्रोधेन औमृषेद यत्र व्यसनाद वा विलोभनात् गर्भ निर्भिन्न बीजार्थ सो औमर्ष इति समर्थः। औमर्ष संधि किसको कहते हैं? जहां पर क्रोधेन माने क्रोध, औमर्ष का मतलब है विचार विमर्श करना। क्रोधेन क्रोध से, व्यसनाद वा व्यसन से, विलोभनात् माने प्रलोभन से। जहां पर क्रोध से, व्यसन से, प्रलोभन से औमृषेद माने विचार विमर्श किया जाता है। जहां पर क्रोध से, व्यसन से और प्रलोभन से विचार विमर्श किया जाता है। यत्र माने जहां, क्रोधेन माने क्रोध से, औमृषेद माने विचार विमर्श, व्यसनाद माने व्यसन से, वा माने अथवा, विलोभना माने प्रलोभन से। अर्थात जहां पर प्रलोभन से, व्यसन से और क्रोध से विचार विमर्श किया जाता है, तथा जिसमें गर्भ संधि द्वारा, गर्भ निर्भिन्न, गर्भ संधि द्वारा बीजार्थ, बीजार्थ बीज की उत्पत्ति दिखाई देती है। जहां पर गर्भ निर्भिन्न, गर्भ संधि के द्वारा बीजार्थ दिखलाई जाता है, बीजार्थ का संबंध दिखाई देता है। प्रथम पंक्ति समझ में आ गई। दूसरी पंक्ति में देखते हैं, जहां पर गर्भ संधि के द्वारा बीजार्थ का संबंध दिखाई देता है, वहां पर बीज औमर्ष या विमर्श संधि कहलाती है। जहां पर गर्भ संधि के द्वारा बीजार्थ का संबंध दिखलाई देता है, गर्भ संधि, गर्भ निर्भिन्न, गर्भ संधि के द्वारा बीजार्थ का संबंध दिखलाई देता है, वही औमर्ष या विमर्श संधि कहलाती है। क्रोध से, व्यसन से, प्रलोभन से जहां पर विचार विमर्श होता है और गर्भ संधि के द्वारा बीजार्थ का संबंध दिखलाया जाता है, वहां पर औमर्ष या विमर्श संधि होती है। पुनः और अधिक ज्ञान के लिए आप आराम से पॉज करके हिंदी में लिखे गए को पढ़ सकते हैं। आइए, हमने जो औमर्ष संधि पढ़ा उसके 13 अंग हैं, यहां पर बताया गया है, तो उनको देखते हैं। तत्र अपवाद संफेटौ विद्रौ शक्तयः द्युति प्रसंग छलनम व्यवसायो विरोधनम प्ररोचना विचलनम आदानम च त्रयोदश। क्या कह रहे हैं? तत्र अपवाद, त्रयोदश अंग है। वो विमर्श संधि, औमर्श संधि जो है उसके त्रयोदश अंग हैं। एक है अपवाद, दूसरा है संपेट, विद्रव, द्रव, शक्ति, द्युति, प्रसंग, छलन, व्यवसाय, विरोधन, विरोधन, प्ररोचना, विचलन और आदान। ये 13, त्रयोदश माने 13 अंग है। 13 अंग किसके पढ़े हमने? ये पढ़े हमने औमर्ष या विमर्श संधि के। आइए, 4 संधियों का अध्ययन हो चुका है। अंतिम संधि है यहाँ पर। अंतिम संधि का नाम है निर्वहन, जिसको हम उपसंहृति भी कहते हैं। बीजवंतो मुख आदि अर्था विकीर्णा यथा यथम। एकार्थम उपनीयन्ते यत्र निर्वहणम ही तत्। क्या कह रहे हैं? बीजवंतो, बीज से संबंध रखने वाले, मुख आदि अर्थात मुख आदि जो संधियां हैं, बीजवंतो माने बीज से संबंध रखने वाले मुख आदि अर्थात मुख आदि जो संधियां हैं, वह यथायथम माने अपने अपने स्थान पर विप्रकीर्णा माने फैले हुए होते हैं, बिखरे हुए। बीज से संबंध रखने वाले, बीज से संबंध, बीजवंतो माने बीज से संबंध रखने वाले, मुख आदि जो संधियां हैं, यथायथ माने यथा योग्य, विप्रकीर्णा माने बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं और
एकार्थम उपनीयन्ते, उनको एक अर्थ में एक प्रयोजन के साथ संबंध दिखलाना। एकार्थम जो बिखरे हुए ना, उनको एक अर्थ माने एक प्रयोजन में लाना, उसको निर्वहन संधि कहते हैं। जो बीज से संबंध रखने वाले मुख आदि जो संधियां हैं, यथायथम अपने अपने स्थान पर बिखरे हुए हैं, उनको एकार्थम, एकार्थम माने एक प्रयोजन में दिखलाना, ढाल देना, लाना, एक प्रयोजन में लाना ही निर्वहन संधि कहलाता है। मुख आदि जो संधियां बिखरे हुए हैं, उनको एक प्रयोजन में दिखलाया जाता है। जहां पर एकार्थम उपनीयन्ते माने एक अर्थ में दिखलाया जाता है। एक अर्थ माने प्रयोजन, एक अर्थ में या एक प्रयोजन में दिखलाया जाता है, वहां निर्वहन संधि होती है। बीज से संबंध रखने वाले मुख आदि संधियां अपने अपने स्थान में यत्र तत्र बिखरे हैं, उनको एक प्रयोजन में दिखलाया जाता है। वहां पर यत्र मैंने जहां, वहां पर निर्वहन संधि होती है। जहां पर ऐसा होता है, जहां पर बीज से संबंध रखने वाले मुख आदि संधियां अपने अपने स्थान पर बिखरी हुई हैं और उनको एक प्रयोजन में दिखलाया जाता है, वहां पर निर्वहन संधि होती है। बिखरे हुए हैं, एक प्रयोजन में लाना है। पुनः आप यहां पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अंत में जो चौथा उपसंहृति था, निर्वहन था, उसके कितने अंग हैं? 14 हैं। उनको हम पढ़ेंगे और यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। संधि विभोदो ग्रथनम निर्णय परिभाषणम प्रसादन आनंद समयाकृति भाषो उपगोहना पूर्व भावो संहारो प्रशस्ति 14। तो 14 जो अंतिम है उपसंहृति, निर्वहन, संधि, उसके 14 अंग हैं। आइए देखते हैं। संधि, विबोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, प्रसाद, आनंद, समय, कृति, भाषा, उपगोहन, पूर्व भाव, संहार, या उपसंहार, प्रशस्ति, ये 14 अंग हैं। तो 14 अंग किसके हैं? निर्वहन के। अब आपको ध्यान में रखना है संधि कितने होते हैं, संधि किसको कहते हैं, संधि कितने हैं। संधि कहते हैं दो अवतरणों के बीच जो संबंध होता है, दो प्रयोजनों के बीच, दो अवतरणों के बीच जो संबंध है, उसको संधि का कह दिया गया है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, 5 संधियां कह दी गई हैं। मुख संधि किसको कहते हैं, कैसे बनता है, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन कैसे बनते हैं, ये सभी के बारे में बताया गया है। मुख संधि के 12 अंग हैं, प्रतिमुख के 13 अंग हैं, गर्भ के 12 हैं, विमर्श के 13 हैं और अंत में जो निर्वहन है 14 हैं। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 64 बन जाते हैं। तो संधि के अंग जो हैं 64 कहलाते हैं। संधि 5 प्रकार की होती है, संधि 5 है और संधि के अंग 64 हैं। तो आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जो 64 अंग हैं और उनके प्रयोजन के विषय में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।